वेलकम टू द लॉ पिलर। दिस साइड तान्या सिंघल, जेआरएफ क्वालिफाइड। लास्ट वीडियो में हमने जनरल डिफेंसेस के 5 डिफेंसेस कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम बचे हुए 3 डिफेंसेस को कवर करेंगे। आते हैं मिस्टेक डिफेंस को हम देखते हैं। तो मिस्टेक को एक वैलिड डिफेंस नहीं माना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार दिसंबर 2025 में आ चुका है कि क्या मिस्टेक को एज अ वैलिड डिफेंस माना जाता है। तो नहीं, मिस्टेक एज अ वैलिड डिफेंस नहीं माना जाता है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया की जरूरत होती है, टॉर्ट लॉ में मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने कोई काम ये मानते हुए भी किया है कि वो लॉफुल है बट वो अनलॉफुल निकलता है, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन या फिर रेमेडी देनी होती है, रेमेडी प्रोवाइड करनी होती है, जैसा कि कोर्ट बताए। तो इफ अ पर्सन इंटेंशनली इंटरफेयर्स विद अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, they are usually held liable even if they acted under an honest and reasonable belief that their actions were lawful। उनको लगता है कि उनके एक्शंस लॉफुल थे, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उनके एक्शंस अनलॉफुल बाद में पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं अब कुछ इसके कंसेप्ट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट, जैसे कि जो बात करता है 3 केसेस की। पहला है ट्रेसपास टू लैंड। उसमें अगर मिस्टेक कुछ हुई है, आपने मिस्टेकनली कुछ किया है, तब क्या होगा। अगर आपने किसी और की प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को दे दी है कन्वर्जन के केस में, और अगर आपने बाय मिस्टेक डिफेम कर दिया है किसी को, तो क्या किसी भी केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस डिफेंडेंट को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेसपास टू लैंड में। अगर कोई किसी और की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है ये मानते हुए कि वो उसकी खुद की है या फिर वो किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो भी उसको लायबल माना जाएगा ट्रेसपास के लिए। मिस्टेक एज अ डिफेंस उसमें नहीं मिल सकता है। दूसरा केस आता है हमारे पास कन्वर्जन। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, अगर कोई ऑक्शनियर जो है वो किसी की प्रॉपर्टी बेच देता है ये मानते हुए कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, तो भी उस ऑक्शनियर को लायबल माना जाएगा फॉर कन्वर्जन। इसका केस देख लेते हैं, हॉलिन्स वर्सेस फॉलर। इंपॉर्टेंट केस है, फॉलर का एक इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें ये बोला गया था कि अगर एक ऑक्शनियर किसी की प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सेकंड व्यक्ति की प्रॉपर्टी को थर्ड व्यक्ति की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको कन्वर्जन के लिए लायबल माना जाएगा। इन द नेक्स्ट केस इज डेफेमेशन का, कि अगर कोई पब्लिशर प्रिंट कर देता है कोई भी स्टेटमेंट ये मानते हुए कि वो ट्रू है, किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है जो वैसे तो गलत है बट उसको लगता है कि वो सही है, उस पब्लिशर को लगता है वो सही है, तो भी ऐसा माना जाएगा कि उसने डिफेम कर दिया है एक रियल पर्सन को और उनको लायबल माना जा सकता है। यानी कि डेफेमेशन के केस में भी हम मिस्टेक का डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ये आया था हमारा हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स के केस में। तो हमने अभी तक 2 केसेस देखे। पहला देखा हमने हॉलिन्स वर्सेस फॉलर के केस, जिसमें ये बोला गया था कि कन्वर्जन के केस में मिस्टेक का डिफेंस नहीं मिल सकता है। दूसरा केस हमने देखा है हमारा हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स का केस, जिसमें ये बोला गया था कि डिफेमेशन के केस में भी मिस्टेक का डिफेंस नहीं मिल सकता है। और फर्स्ट केस हमने देखा था ट्रेसपास टू लैंड, उसमें भी मिस्टेक एज अ डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जो है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ वैसे तो हम क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ते हैं। क्या उसकी मैक्सिम है? इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कोई भी एक्ट करने के बाद ये कह के नहीं बच सकते हो कि मुझे नहीं पता था कि लॉ जो है वो उसके बारे में क्या कहता है। जैसे कि अगर आप किसी कंट्री में फ्लाई करते हो, वहां के रूल्स जाने बिना और ये बोलते हो कि मुझे नहीं पता था कि वहां के रूल्स क्या हैं, तो आप एज अ डिफेंस नहीं ले सकते हो, इग्नोरेंस को एज अ डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको वहां के रूल्स पता होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी कंट्री का और जहां पे वो ट्रैवल कर रहा है, जहां पे वो जा रहा है, वहां के लॉज उसको पता होने चाहिए, बिकॉज इग्नोरेंस को किसी भी जगह पे एज एन एक्सक्यूज क्लेम नहीं कर सकते हो। इग्नोरेंस किस चीज का? लॉ का। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सेम इज हियर इन टॉर्ट्स कि आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एज एन एक्सक्यूज क्लेम नहीं कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जो डिफेंस है वो है नेसेसिटी का, कि कोई काम आपने किया है तो जान करके नहीं किया है, उस टाइम पे उसकी जरूरत थी, डिफेंडेंट को वो चीज करनी पड़ी, जान करके नहीं बट क्योंकि नेसेसिटी के द्वारा। तो हम देख लेते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट वो है। While both justify an otherwise illegal act, the key difference lies in who you are hurting and why। मतलब कि एक है प्राइवेट डिफेंस जो हम पहले देख चुके हैं, सेल्फ डिफेंस का प्राइवेट डिफेंस, एंड द सेकेंड वन इज जो है वो है नेसेसिटी का कंसेप्ट। अब प्राइवेट डिफेंस में क्या है कि आप वो कब ले सकते हो कि पहले तो कोई एक रॉन्ग डूअर होना चाहिए। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? जब मैं डिफेंस लेती हूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिया तो जो दूसरी वाली पार्टी है वो मुझे
हर्ट कर सकती है। तो अपने आप को बचाने के लिए जब मैंने उस पर अटैक किया, सिर्फ उतना अटैक किया जितने से मैं खुद को बचा सकती हूँ, तो उसको माना जाता है प्राइवेट डिफेंस। तो कोई एक रॉन्ग डूअर होना चाहिए जो मेरे पे अटैक कर रहा हो, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी, जब मैं वो कर रही हूं तो उसके द्वारा कोई अनलॉफुल एक्ट या फिजिकल थ्रेट मेरी तरफ आना चाहिए। तीसरी, इसका एग्जाम्पल हो सकता है यू हिट समवन बिकॉज दे वर ट्राइंग टू पंच यू, और लाइबिलिटी इसमें कैसी रहेगी, जीरो, एज द अदर पर्सन स्टार्टेड द इलीगल एक्ट। मैंने तो एक्ट स्टार्ट नहीं किया था, दूसरे व्यक्ति ने मुझे अटैक करना स्टार्ट किया था, उसके बदले में मैंने उसको अटैक किया। ऐसी कंडीशन में मेरे को छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आउट ऑफ नेसेसिटी वो एक्ट किया है, मैंने अपने मन से वो एक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो मुझे अटैक कर रहा था इसलिए मुझे अटैक करना पड़ा। तो ये है हमारा डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का डिफेंस इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाता है हमारे इसके पास कुछ केस लॉज। पहला है केस लॉ पोप वर्सेस शार्पे का, बट इससे इंपॉर्टेंट केस है लेग वर्सेस ग्लैडस्टोन का केस। इसमें क्या हुआ था, जो प्रिजन अथॉरिटीज थी उन्होंने जो एक प्रिजन में विमेन थी उसको फोर्सिबली फीड किया था, क्योंकि वो बहुत टाइम से फीड नहीं कर रही थी। ऐसे में क्या जरूरी हो गया उसको फीड करना, क्योंकि अगर फीड नहीं करते हैं तो चांसेस थे कि उसकी डेथ हो जाए। तो वैसे तो ये गलत है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो खाने के लिए या किसी भी काम के लिए, बट क्योंकि वहां पे वो फीडिंग करवाना नेसेसिटी थी, जरूरत थी उसको, उस लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसा माना गया कि वो काम एज अ नेसेसिटी किया गया है, ना कि जान करके, और उस एक्ट को भी लीगल माना गया क्योंकि इट वाज अ नेसेसिटी टू सेव हर लाइफ। उसकी लाइफ को सेव करने के लिए क्योंकि वो एक्ट किया गया था, इसलिए उस एक्ट को वैलिड माना गया। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट डिफेंस, जो कि है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी मतलब जो होता है विच इज ऑथराइज्ड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट इज लॉ, जो कि एक एक्ट पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बना करके पास करती हैं। अगर कोई अथॉरिटी उस एक्ट से आती है, कोई काम उस एक्ट के तहत किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो एक्ट वैलिड है, ना कि इनवैलिड। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक डिफेंस है वेयर एन एक्ट दैट वुड अदरवाइज बी अ टॉर्ट, जैसे कि न्यूसेंस और ट्रेसपास का वो केस बन सकता था, बट क्योंकि किसी लॉ में लिखा गया था कि अगर वो न्यूसेंस भी हो रहा है तो भी वो एक्ट किया जा सकता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो एक्ट क्योंकि ऑथराइज्ड बाय स्टैट्यूट है, इसलिए वो एक्ट भी लॉफुल है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मेरा घर है, मेरे घर के आसपास से एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये लिखा गया है कि एक ट्रैक पास करवाना पड़ेगा, एक ट्रेन का ट्रैक पास करवाना पड़ेगा। अब अगर एक घर के पास में, थोड़े से ही पास में एक ट्रैक पास करवाया जाएगा तो बहुत चांसेस है मेरे को न्यूसेंस होंगे। कैसे? वहां की आवाज से, वहां की पॉपुलेशन से, वहां के क्राउड से मेरे को प्रॉब्लम होगी, न्यूसेंस क्रिएट होगा। तो वैसे तो ये एक टॉर्ट है, बट क्योंकि स्टैट्यूट ने बोला है कि वहां से ट्रैक पास करवाना जरूरी है, इसलिए इसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा। ये एक फेमस एग्जाम्पल है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। तो क्या मैं क्लेम कर सकती हूँ कि मेरे को किसी ने टॉर्ट मेरे अगेंस्ट किया है, मतलब कि कोई अथॉरिटी ने मेरे अगेंस्ट टॉर्ट क्रिएट किया है? नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज लॉफुल, इट इज वैलिड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इफ द लेजिस्लेचर ऑथराइजेज एन एक्टिविटी, इट इफेक्टिवली टेक्स अवे द प्राइवेट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। इस केस में किसके राइट चले गए? मेरे राइट। वैसे तो कोई मेरे अगेंस्ट न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता है, बट ये न्यूसेंस कौन क्रिएट कर रहा है? खुद एक स्टैट्यूट। किसके द्वारा लॉफुल है? ये स्टैट्यूट के द्वारा। इसलिए मेरे जो प्राइवेट राइट है वो इफेक्टिवली टेक अवे भी किए जा सकते हैं टू स्यू फॉर द इंसिडेंटल डैमेजेस कॉज्ड बाय द एक्टिविटी। इंसिडेंटल डैमेजेस इसमें क्या हो गए? वो नॉइस, वो क्राउड का शोर, वो सब चीजें अब मैं क्लेम नहीं कर सकती एज अ टॉर्ट, क्योंकि वो स्टैट्यूट के द्वारा ऑथराइज्ड है। अब देख लेते हैं इसके कुछ और कंसेप्ट्स। पहला है इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को छोड़ देना, इम्यून कर देना, और लाइबिलिटी से, किस चीज से इम्यून कर दिया? लाइबिलिटी से। इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल। इसमें डिफेंडेंट कौन होगा हमारे वाले केस में? क्योंकि मैं प्लेंटिव बनूंगी, क्योंकि मेरे अगेंस्ट टॉर्ट हो रहा है, ऐसा मेरा कहना था। और डिफेंडेंट कौन बनेगा? रेलवे अथॉरिटीज। और डिफेंडेंट यानी कि रेलवे अथॉरिटीज क्या क्लेम करेंगी? कि हमारा एक्ट लॉफुल है क्योंकि वो स्टैट्यूट के द्वारा ऑथराइज्ड है। तो जो डिफेंडेंट यानी कि जो रेलवे अथॉरिटीज होंगी हमारे एग्जाम्पल में, वो लाइबल नहीं होंगी डैमेजेस के लिए। दैट आर द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द परफॉर्मिंग दैट एक्ट। क्योंकि अगर वो एक्ट परफॉर्म होगा तो पक्की बात है, इनएविटेबल है, उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता है कि किसी ना किसी को तो नुकसान
होगा, बट क्योंकि स्टैट्यूट ने बोला है मतलब वो काम जरूरी होगा, इसलिए वो भी ऑथोराइज्ड है, लॉफुल है। अब द रीजनेबल केयर रूल क्या बोलता है? द डिफेंस ओनली वर्क्स इफ द एक्ट वाज डन विदाउट नेग्लिजेंस। ऐसा इस तरीके से वो काम को किया जाना चाहिए, उसमें आप पूरी केयर रखोगे, उसमें आप नेग्लिजेंस आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने ट्रैक बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ट्रैक ऐसा बनाना है जिसकी वजह से नॉइज ज्यादा ना हो। आप उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो, आप ऐसा मटेरियल यूज करो कि उसमें ज्यादा आवाज ना हो, क्योंकि वो तो पॉसिबल है करना। हाँ, बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है, बट ऐसा बनाया जा सकता है जिससे उसकी नॉइज को कंट्रोल किया जा सके। आप कुछ ऐसी चीजें करो कि वहां पे क्राउड ज्यादा इकट्ठा ना हो, वहां पे गंदगी ज्यादा ना हो, क्योंकि वो मेरे लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाती हूँ कोर्ट में कि जो रेलवे अथॉरिटीज हैं वो खुद ही नेग्लिजिएंट है, उनके नेग्लिजियंस से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं क्लेम कर सकती हूँ। और फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो वो खुद ही नेग्लिजिएंट हो गए। बट अगर वो नेग्लिजेंट नहीं है तो फिर वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्लेम कर सकते हैं। इफ द हार्म कुड हैव बीन अवॉइडेड, मैंने बताया जैसे कि कैसे अवॉइड किया जा सकता था, कि आप कुछ ऐसी चीजें करो जिसकी वजह से वहां पे क्राउड ज्यादा इकट्ठा ना हो, ऐसी चीजें करो कि वहां पे ज्यादा गंदगी ना हो। तो इफ द हार्म कुड हैव बीन अवॉइडेड थ्रू बेटर इंजीनियरिंग और केयर, द अथॉरिटी इज नो लॉन्गर अ शील्ड। ये जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का जो डिफेंस है, फिर वो एक शील्ड नहीं बचेगा। अब देख लेते हैं हम इसके कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। कुछ कुछ केसेस में अथॉरिटी ऐसी होती है जो एब्सोल्यूट होती है, यानी कि अगर किसी को न्यूसेंस भी हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो भी जो स्टैट्यूट है वो बोल देता है कि हाँ एक्ट ऑथराइज्ड है। बट कुछ कुछ केसेस में वो कंडीशनल होता है, यानी कि स्टैट्यूट सिर्फ तब परमिट करता है जब वो बिना न्यूसेंस या इंजरी के हो सकता है। तो इस तरीके से दो अथॉरिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है कंडीशनल। इसके एग्जाम्पल रेलवेज वाला जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, if a statute authorizes a railway company to run trains, a neighbor cannot sue for the noise, for the vibration, for the smoke, as these are the inevitable results of running a train. Of course एक ट्रेन रन करेगी तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। ये कौन सा केस में बोला गया था? वॉगन वर्सेस स्टाफ रेलवे कंपनी के केस में बोला गया था कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से ऑथराइज्ड है तो ये सारे एक्ट्स वैलिड हैं। जैसे कि पब्लिक यूटिलिटीज का भी एक एग्जाम्पल इसमें आ जाता है कि अगर मैं कोई पावर प्लांट बना रही होंगी या फिर मैं कोई सीवेज सिस्टम को डेवलप कर रही होंगी अंडर लीगल मैंडेट, तो उसकी वजह से जो न्यूसेंस होगा वो स्मेल्स का या नॉइस का, वो नेग्लिजिएंट है। मतलब अगर वो ठीक तरीके से किया जा रहा है तो उस केस में भी वो पब्लिक यूटिलिटीज मैंडेट है, और अगर वो स्टैट्यूट के द्वारा ऑथराइज्ड है तो एक वैलिड डिफेंस माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिक टॉर्ट्स, यानी कि डेफेमेशन, नेग्लिजेंस वगैरह को कवर करेंगे।